हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 27 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 27 दिसंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो कल के रिवीजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था 99वां तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया गया, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। पीएम मोदी जी ने 26 दिसंबर 2023 को वीर बाल दिवस मनाया, कहाँ पर? भारत मंडपम नई दिल्ली में। यहीं पर G20 होस्ट किया गया था। केंद्र सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण की विकलांगता की श्रेणियां 3 से बढ़ाकर के 5 कर दी हैं। अब दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश अमेरिका है और नासा ने अभी हाल ही में IBM के साथ समझौता किया है WhatsOnX.ai नाम का एक आर्टिफिशियल टूल बनाने में। ये टूल अंतरिक्ष में AI का उपयोग करेगा। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक ये दावोस में होगी। इसमें पहली बार उत्तर प्रदेश के पवेलियन को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने कल पढ़ा था कि अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए 5 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा की घोषणा कर दी हुई है। और अभी हाल ही में प्रोफेसर वासिनी लॉरेडोज को कला और साहित्य के क्षेत्र में UAE का ग्रेट अरब माइंड अवार्ड दिया गया, जिसे अरब का नोबेल कहते हैं। प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार जीता है सुमित अंतिल ने और शीतल देवी ने। इन्होंने महिला कैटेगरी में, इन्होंने पुरुष कैटेगरी में जीता है। 85वां सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? चिराग सेन ने। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। अब बात करेंगे हम लोग आज की करंट अफेयर की, लेकिन इसकी क्विज और PDF रोजाना प्रोवाइड की जाती है MZT ऐप पर। आप इसका लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में। MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, पहला क्वेश्चन है, अच्छा एक और खुशखबरी है, पहले वो बता दूं। UPP के लिए जो अपन लोगों ने कैंपेन चलाया हुआ था, सब लोग मिल करके, सभी यूट्यूब के टीचर्स, सभी स्टूडेंट्स में मिल करके यूपी में जो यूपी पुलिस की इतनी बड़ी भर्ती आई थी, तो उसमें जो कैंपेन चलाया गया था एज लिमिट बढ़ाने को लेकर, वो 3 साल के लिए बढ़ा दी गई है और हम सब की मांगें जो है वो पूरी हो चुकी है। तो इसके लिए आप सभी लोग को कांग्रेचुलेसन। पहला क्वेश्चन, भारत का पहला AI शहर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये भी बनेगा उत्तर प्रदेश में ही। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में बनाई जाएगी पहली AI सिटी। भारत की पहली AI सिटी बनाई जाएगी, ठीक है जी। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बनाई जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी का क्या मतलब हुआ? क्या यहाँ पर रोबोट वगैरह टहलेंगे? नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्थाएं, ऐसे कंपनीज यहाँ पर इस्टेब्लिश की जाएंगी जिनका मेन फोकस होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना, है ना। तो यहाँ पर इस पर रिसर्च केंद्र होंगे, टेक्नोलॉजी, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी जो होगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी AI पर, ये सब के लिए यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक हब बनाया जाएगा। इसे AI शहर के नाम से जाना जाएगा। तो ये लखनऊ में बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि देश में पहली बार AI शहर होगा और वो भी होगा कहाँ पर? लखनऊ में, ठीक है जी। उत्तर प्रदेश ने अगले 5 वर्षों में $1 ट्रिलियन की अपनी यूपी की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा है। ध्यान रहे, भारत सरकार ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है, यूपी गवर्नमेंट ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। मतलब यूपी देखो अकेले इतना कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है ना, अकेले 20% कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये उत्तर प्रदेश से आया है क्वेश्चन करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर का हम लोग पिछले दिनों में जो क्वेश्चन आया था उनको रिकॉल कर लेते हैं। जैसे अभी CM फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके अलावा भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की गई है और इसमें भी AI वगैरह का यूज ज़्यादा किया जाएगा। 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे घोषित किया गया। हॉट कुक्ड मील योजना घोषित की गई। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया। हलाल सर्टिफिकेट को बैन किया गया। गंगा डॉल्फिन ये उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव घोषित हुआ। सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा वाला पहला शहर बना है, पहला जिला बना है बरेली उत्तर प्रदेश का। यूपी का पहला सौर शहर ये अयोध्या बनेगा। ध्यान रहे, अगर देश का पहला सोलर सिटी पूछा जाए तब आप बताएंगे सांची, ठीक है ना। यहाँ यूपी का पहला पूछा जाए तो अयोध्या बनेगा। गिफ्ट डीड योजना, अपने ही परिवार वालों के बीच प्रॉपर्टी ट्रांसफर की योजना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश आज स्टैटिक भी जान लो, काफ़ी दिन हो गए इसके बारे में बताए हुए। उत्तर प्रदेश आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उत्तर प्रदेश ना 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर किया करता है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। 1 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। और ये
क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ध्यान रहे क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर है क्योंकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है। ठीक है जी। योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के दूसरी बार सीएम बने हैं और आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की गवर्नर हैं। रामगढ़ ताल, सुरहा ताल, गोविंद वल्लभ पंत सागर, मोती झील ये यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। दुधवा नेशनल पार्क केवल और केवल एकमात्र नेशनल पार्क है, इकलौता नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है ये है लखीमपुर खीरी में। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में। ठीक है ना, यूपी का जिला है कि लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है, यहीं पर है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, इटावा लायन सफारी है, चंद्रप्रभा की सेंचुरी है। चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, धोबिया, थाली, पौता छोरा ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य कलाएँ और वगैरह हैं। इसके अलावा सभी प्रकार में सबसे ज़्यादा सीटें जो है ये यूपी में ही है। चाहे वो जिलों की संख्या ले लो, सबसे ज़्यादा 75 जिले यूपी में हैं। चाहे वो विधानसभा में सीटें ले लो, 403 विधानसभा की सीटें यहाँ पर है। चाहे विधान परिषद की सीटें ले लो, 100 विधान परिषद में सीटें यहाँ पर हैं। 80 लोकसभा में और 31 राज्यसभा में यहाँ से सबसे ज़्यादा सीटें जाती हैं, राज्यसभा और लोकसभा में भी। लखनऊ इसकी राजधानी। आगे, हाल ही में राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष यानी कि जो स्पीकर होते हैं ना विधानसभा की, वो तो देखो अभी चुनाव हुआ है और जब चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, जब आम चुनाव होता है तो फिर पूरी की पूरी विधानसभा हो, विधानसभा भंग की जाती है, लोकसभा अगर होता है तो लोकसभा भंग की जाती है। तो उसमें अध्यक्ष से लेकर के जितने भी होते हैं पदाधिकारी सब मतलब नए नियुक्त होते हैं चुनाव के बाद। तो यहाँ पर देखो स्पीकर नए नियुक्त हुए हैं क्योंकि यहाँ पर अभी चुनाव हुआ था विधानसभा का, नए मुख्यमंत्री आए, नए मंत्रिमंडल का बैठक हुआ, सब कुछ हुआ, गठन हुआ, तो नए स्पीकर का भी अब चयन होना था। नए स्पीकर चुने गए वासुदेव देवनानी। कौन? वासुदेव देवनानी। राजस्थान विधानसभा के ये नए हैं स्पीकर। ठीक है जी, विधानसभा के ये स्पीकर हैं और इनको चुना गया है सर्वसम्मति से, मतलब कि सभी जितने भी सदस्य थे सबकी सहमति से इनको चुना गया। ये अजमेर उत्तर से प्रतिनिधित्व करते हुए 2 बार ये मंत्री भी रह चुके थे, शिक्षा मंत्री रह चुके थे। और जब ये शिक्षा मंत्री थे ना तो इन्होंने सरस्वती वंदना को और सूर्य नमस्कार को अनिवार्य कर दिया था। इसको लेकर के काफ़ी विवाद भी हुआ था, लेकिन इन्होंने सभी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया था सरस्वती वंदना और सूर्य नमस्कार करना स्कूलों में। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या ये सही था या नहीं। फिलहाल ये 16वीं राजस्थान की विधानसभा है जो जिसके अध्यक्ष ये चुने गए हैं। इसके सीएम कौन बने हैं? तो इस विधानसभा के सीएम होंगे भजन लाल शर्मा, मतलब राजस्थान के सीएम जो होंगे ये होंगे भजन लाल शर्मा बीजेपी पार्टी से। कलराज मिश्रा जी यहाँ के गवर्नर हैं। 53 जिले हैं, 3 नए अभी बनाए गए हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं और 199 सीटों पर अभी चुनाव हुआ था जिसमें ये जीते थे। राज्यसभा में 10 सीट यहाँ से जाती है और 25 लोकसभा में सीट जाती है। राजस्थान आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जयपुर इसकी पिंक सिटी जिसे कहते हैं हम लोग, वो इसकी कैपिटल है, राजधानी है। ठीक है। पुष्कर लेक है, यहाँ पर पुष्कर मेला लगता है और यहाँ पर ऊंट रेस होती है, ऊंट की प्रतियोगिता होती है। राजसमंद, जयसमंद, पिछोला, फतेह सागर, सांभर ये प्रमुख झीलें हैं। सांभर झील का पानी जो है सबसे खारा है। लवणता के मामले में सबसे ज़्यादा खारा पानी सांभर झील का है। और वैसे पूछा जाए खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो आप चिल्का लेक उड़ीसा बताएंगे, लेकिन सबसे खारा पानी पूछा जाए तो आप सांभर लेक का बताएंगे। सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव घाना पक्षी विहार ये आपके यहाँ पर हैं। घूमर, पनिहारी, कालबेलिया, गरबा, मोगा ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। गरबा देख करके घबराना मत, ये मुख्य रूप से तो गुजरात का है लेकिन यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में होता है क्योंकि पड़ोसी हैं, है ना। आगे, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड, इसके लेखक कौन है? तो ब्रेकिंग द मोल्ड नाम की पुस्तक जो है इसको लिखा है दोस्तों रघुराम राजन ने। रघुराम राजन जी ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं और ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं? 23वें नंबर के गवर्नर हैं। गवर्नर रह चुके थे आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, रघुराम राजन जी। इसके बाद 24वें नंबर उर्जित आर पटेल हुए जिनके टाइम पर नोटबंदी हुई और फिर 25वें नंबर के अभी हैं शक्तिकांत दास जी। तो ये 23वें नंबर के गवर्नर रहे रघुराम राजन जी ने अपनी पुस्तक लिखी है ब्रेकिंग द मोल्ड। अच्छा, इस पुस्तक में इन्होंने हेल्प भी ली है किसकी? रोहित लांबा की। ये आपको रोहित लांबा दिख रहे हैं, ये भी इकोनॉमिस्ट हैं और ये भी इकोनॉमिस्ट है ही। तो दोनों ने मिल करके ब्रेकिंग द मोल्ड नाम से ये पुस्तक लिखी। देखो इन्होंने मोल्ड करके लिखा भी हुआ है, ई को उल्टा कर दिए, इधर डी को उल्टा कर दिए हैं, है ना। चलिए, ये पुस्तक है, इसका पूरा नाम अगर पढ़ोगे आप तो री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर है। इनकी कुछ और पुस्तकों की अगर बात करें तो इन्होंने लिखा था आई डू व्हाट आई डू। ये पुस्तक पूछी गई है एग्जाम में कई बार। देखो एसएससी वगैरह ये बुक्स से और राइटर से
बहुत एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है। तो एसएससी की जो लोग तैयारी कर रहे हो ना, बुक्स को बहुत अच्छी बुक्स एंड अर्थर को पढ़ा करो। इसके अलावा सेविंग कैपिटलिज्म फॉर द कैपिटलिस्ट, ये पुस्तक इनकी है। ये दोनों पुस्तकें भी है और अब ब्रेकिंग द मोल्ड भी आ गई। आगे पिछले दिनों में भी कौन कौन सी पुस्तकें आई थी चर्चे में, उनको रिकॉल करते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था जेबा। जेबा जो है ये हुमा कुरैशी जो एक्ट्रेस है ना, इनकी पुस्तक है। रिसाइलिएंट इंडिया, इसको पुष्कर सिंह धामी जी ने इसको विमोचन किया है। वेलकम टू पैराडाइज, ट्विंकल खन्ना की ये पुस्तक है, याद रखना, वेलकम टू पैराडाइज। मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स, प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ और विस्मय बसु ने लिखा। थ्रेड बाय थ्रेड, इसको सत्य सरन ने लिखा, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेमा जोशी जी ने लिखा दो पलकों की इच्छाओं में। कश्मीर 3 द पार्टीशन ट्रायोलॉजी, ये मनरीत सोढ़ी ने लिखा। और द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, इसको लीना कुमार ने लिखा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अमृत माथुर की पुस्तक आई थी पिच साइड, इसको भी ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। आगे, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मेरा भारत अभियान शुरू किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में अपने जो खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर जी, इन्होंने मेरा भारत अभियान शुरू किया है। मेरा भारत कैंपेन का उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य ये होगा कि देश भर में जितने भी युवा हैं, जितने भी लोग हैं, उनके बीच एक तो राष्ट्रीयता की भावना आए, दूसरी बात वो सब लोग मिलजुल करके टारगेट सेट करके 2047 तक भारत को विकसित देश के रूप में देखने का प्रयास करें। उसमें जो भी अपना योगदान हो सके वो योगदान दे, कंट्रीब्यूट करें। तो अनुराग सिंह ठाकुर जी युवाओं को ये संदेश दे रहे हैं कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने में अपनी तरफ से अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दीजिए। ठीक है जी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि चंदा बटोर रहे हैं, मतलब योगदान का मतलब कि अपने आप को इस हिसाब से आप ट्रेंड कीजिए कि आप जिस भी रूप में हैं आप उसमें परफेक्शन लाइए अपने। चाहे आप तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आप अच्छे से मन से तैयारी करो, जल्दी से जल्द सिलेक्शन लो और सिलेक्शन लेने के बाद अपने काम को इतना बेस्ट तरीके से निर्वहन करो जिसके बाद कोई भी भ्रष्टाचार ना हो या फिर कोई वो ना हो, और बढ़िया ईमानदारी से अगर आप सर्व करोगे ड्यूटी को तो भी आप बढ़िया आप परफॉर्म कर पाओगे, एक अच्छा कंट्रीब्यूशन आपका होगा। ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर में, ऐसे मतलब कि हर एक सेक्टर में अगर ईमानदारी से सबको कोई लग जाए कि अपने देश को ले जाना है ना। देखो हुआ क्या था ना, जब जापान पर जब हमला हुआ था परमाणु का, तो जापान के लोग पहले तो इमोशनली टूट गए थे, सोचे कि अब तो हम उठ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर वो लोग ना दिन रात लगे और उन सब के बीच में एक भावना आई राष्ट्रीयता की कि हमें कुछ नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। आज देखो जहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध जो हार गया हो, जहाँ पर हिरोशिमा नागासाकी में पूरा का पूरा समझ लो शहर ही तबाह हो गया हो, वो देश की इकोनॉमी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इतना तेज से वो लोग चढ़े ऊपर, क्यों? क्योंकि सब लोग वो भी बहुत बड़ा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उनके यहाँ बहुत ऐसा उत्पादन होता है, खनिज है या ऐसा खनन होता है या इतना बड़ा क्षेत्रफल है, छोटा सा देश है, आप देख के देखो, लेकिन फिर भी वो सब लोग मिलजुल करके एक साथ जुटे और आज देखो कितनी बड़ी इकोनॉमी है। तो ऐसे ही भारत जो है ये भी बन सके, इसके लिए अनुराग सिंह ठाकुर जी ने मेरा भारत अभियान शुरू किया है। ठीक है जी। आगे, सेबी ने बीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी? तो सेबी बोले तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने अप्रूव कर दिया है चेयरमैन ऑफ बीएसई के। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, देखो ये स्टॉक एक्सचेंज है और जो भी स्टॉक रिलेटेड मामले होते हैं उसको सेबी जो है ये रेगुलेट करता है, इसीलिए ये बनाया ही गया है। तो इसीलिए इसकी परमिशन जरूरी होती है जब भी इसका कोई अध्यक्ष नियुक्त होगा या हटाया जाएगा वगैरह वगैरह। तो इसीलिए अब नए अध्यक्ष की नियुक्ति होनी थी तो इसकी परमिशन जरूरी थी और इसने अप्रूव कर दिया है। किसको अप्रूव किया है? इन्होंने प्रमोद अग्रवाल को अप्रूव किया है। प्रमोद अग्रवाल जी कौन है? अगर आपको याद हो तो ये कोल इंडिया लिमिटेड के, जो कि एक महारत्न कंपनी है, उसके ये पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। तो उसके बाद अब ये जाएंगे, इनका नया काम होगा बीएसई में। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम लोग एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज के रूप में जानते हैं, है ना। तो ये 1875 में स्थापित हुआ था, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। प्रेमचंद रायचंद ने इसे स्थापित किया था, जो कि एक कपास व्यापारी थे। फिलहाल प्रमोद अग्रवाल जी किसका स्थान लेंगे? एसएस मुंद्रा का, यानी अभी तक ये थे और अब इनकी जगह पर ये आ गए हैं, लेकिन इनका कार्यकाल 17 जनवरी से शुरू होगा। ठीक है जी। बीएसई के बारे में थोड़ा सा और जानो। एक तो ये एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का 10वां सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है जी। एक दूसरी बात, बीएसई का अपना जो मार्केट है, जो चलता है, जैसे बाजार होता है, बाजार के नाम होते हैं। बीएसई जो है ये स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें सेंसेक्स होता है। ऐसे ही एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसमें निफ्टी होता है।
निफ्टी 50 आप सुनते हो, तो निफ्टी 50 में क्या होता है, 50 कंपनियों को, 50 बड़ी कंपनियों को लिस्ट किया गया रहता है और उनकी जो परफॉर्मेंस होती है उसको देख करके ही एक अनुमान लगाया जा सकता है। उसमें हर क्षेत्र की कंपनियां होती हैं, तो उसमें देख करके अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कंपनियां ऐसा परफॉर्म कर रही हैं, तो मतलब स्थिति ऐसी चल रही है। तो बोलते हैं ना, निफ्टी इतना ऊपर जा रहा है, निफ्टी इतना नीचे जा रहा है। ऐसे ही बीएसई का ये निफ्टी जो है वो है एनएसई का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, है ना। और ऐसे ही बीएसई का है सेंसेक्स। आप ये भी सुनते होंगे कि सेंसेक्स ऊपर गया, सेंसेक्स नीचे आया, सेंसेक्स 60,000 पार किया, वगैरह वगैरह। तो ये सेंसेक्स जो है ये ऐसी 30 कंपनियों का एक ग्रुप है जिसको बीएसई में लिस्ट किया गया है। और ये 50 कंपनियों का, निफ्टी 50 में 50 कंपनियों का लिस्ट है जिसे निफ्टी कहा जाता है। समझ में आई मेरी बात? थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आना है, मोटा मोटा जान करके आगे बढ़ो। किताब अपनी आ चुकी है। ऐसे ही डिटेल करंट अफेयर अगर आप चाहते हो तो आप किताब ले सकते हो। यहाँ पर 4.9 आउट ऑफ 5 स्टार्स की रेटिंग चल रही है। ज़बरदस्त, मतलब कि कोई भी निगेटिव रिव्यू नहीं, है ना। आप जा करके देख सकते हो किताब में, किताब की खूबी क्या है, सबके रिव्यूज़ देखो। बहुत सारे लोगों ने वीडियो अपलोड किया है, बहुत सारे लोगों ने फ़ोटो वगैरह अपलोड किए। ये अमेज़न की बात है, ठीक है ना। आप जा करके देख सकते हो वहाँ पर और उसके बाद सेलेक्ट कर सकते हो इसको। इसमें खास बात क्या है ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूँ। एक तो जनवरी से दिसंबर तक का संपूर्ण कवरेज है, 5000 प्रश्न अध्यायवार हैं, चैप्टर वाइज हैं, प्रश्नोत्तर माध्यम में। प्रश्नोत्तर माध्यम इन द सेंस प्रश्न रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा एवरी क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन, साथ के रिलेटेड जो स्टैटिक पॉइंट्स होंगे वो भी। इसके अलावा लेटेस्ट चीज़ें इसमें 5 राज्यों का चुनाव भी कवर किया गया है, G20, बाकी सारा कुछ इसमें कवर किया गया है। ब्रह्मास्त्र इसीलिए नाम है। किताब मोटी भी है, इसलिए आपको थोड़ा सा दाम भी ज़्यादा लग सकता है, लेकिन दाम जो है अगर आपके पास किताब जब पहुंच जाएगी ना, बिल्कुल वाजिब लगेगा। आपको लगेगा कि दाम कम ही है और ज़्यादा रखना था। तो इस बार जो है मात्र 199 में ये रखा गया है। जिनको पढ़ना है भाई सीरियसली, वो इसको ऑर्डर कर सकते हैं अमेजन पर जाकर के, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिस्लरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो बिस्लरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है दीपिका पादुकोण को। दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह की पत्नी, इनको बिस्लरी का ब्रांड एम्बेसडर, और वो भी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये इसकी पहली ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर होंगी। तो बिस्लरी ने अभी एक कैंपेन शुरू किया है। कौन सा कैंपेन है? #DrinkItUp। तो ये #DrinkItUp की होंगी ब्रांड एम्बेसडर। आगे बात करते हैं, कुछ और ब्रांड एम्बेसडर को देख लेते हैं जो पिछले दिनों में चर्चे में आए थे। जैसे MS धोनी से बहुत सारे प्रोडक्ट याद कर लो, लेज के, जियो मार्ट के, स्वराज ट्रैक्टर के, SBI के, इन सब के बनाए गए MS धोनी। सौरभ गांगुली को पश्चिम बंगाल का और त्रिपुरा का, इन दोनों के टूरिज्म का बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है ना, इन दोनों राज्यों के टूरिज्म का सौरभ गांगुली को बनाया गया है। एज इट इज करके न्यूट्रिशन है एक, रविंद्र जडेजा बनाए गए हैं। प्यूमा इंडिया के मोहम्मद समी अहमद, लॉरियस के ये नीरज चोपड़ा, हिसेंस के रविंद्र जडेजा, इसके अलावा मोबिल के ऋतिक रोशन। सेफ संजीव कपूर को एक्स्ट्रा तेज LPG ब्रांड का बनाया गया। राफेल नडाल और इगा स्वितेक, इन दोनों को इन्फोसिस का बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। राहुल द्रविड़ को BPCL का बनाया गया। ठीक है, आगे फोर्ब्स की 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट की सूची में टॉप पर कौन है? तो फोर्ब्स ने अभी हाल ही में 2023 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट जो हैं इनकी लिस्ट जारी की है, फीमेल एथलीट की। तो इसमें टॉप पर रही हैं इगा स्वितेक। इगा स्वितेक आप जानते हो ये पोलैंड की रहने वाली हैं, और टेनिस खिलाड़ी हैं। ये रही हैं टॉप पर। अच्छा, ये हैं इगा स्वितेक। अब ये टॉप पर हैं PV सिंधु जो हैं, ये भी इस लिस्ट में है, इकलौती भारतीय एथलीट महिला। तो ये इनका कौन सा रैंक है? तो इनकी रैंक है 16वीं। इस बार ये 16th पोजीशन पर हैं, और ये हैं इगा स्वितेक हैं 1st पोजीशन पर। ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और ये टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है ना। तो इगा स्वितेक की कमाई बताई जा रही है $23.9 मिलियन की, और PV सिंधु की कमाई $7.1 मिलियन की आंकी गई है। PV सिंधु 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। एक बार इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर जीता था, और 2020 के अभी टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है जी, आगे एक और ज़रूरी बात, अपनी जो पुस्तक है ना, किताब है ना, वो एरर फ्री है। सबसे बड़ी खास बात तो यही है कि होता क्या है, जब भी आप पढ़ने बैठते हो, बहुत सारी मैंने देखी है किताब में कि उसमें स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है कि ये वाला मुझे लग रहा है गलत होगा, सही होगा कि नहीं होगा। चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, पता लगता है कि किताब में गलत लिखा है।
तो इससे बहुत ज़्यादा मतलब अंदर कॉन्फिडेंस उसका कम हो जाता है। लेकिन इस बार मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ, बिल्कुल श्योरिटी के साथ आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, विश्वास के साथ। किताब हाथ में गई तो पूरा अब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए और पूरे विश्वास के साथ पढ़ना शुरू कीजिए। एरर फ्री कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, है ना। चलिए, भारत का पहला जायरोकॉप्टर एयर सफारी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला जायरोकॉप्टर एयर सफारी पर्यटन ये शुरू किया गया है उत्तराखंड में। जायरोकॉप्टर क्या है? ये एयर सफारी है। अभी तक आपने सुना होगा नाइट सफारी, सुना आपने वैसे सफारी पार्क सुना है। ये एयर सफारी पर्यटन शुरू किया गया है। मतलब ना हवाओं में आप लोग को बढ़िया से, वहाँ पर जो पहाड़ी इलाके हैं, क्योंकि उत्तराखंड है तो पहाड़ी इलाके हुए या फिर वहाँ पर कैसे ऊपर से व्यू कैसे दिखता है, इन सब का यहाँ पर पर्यटन कराएगा। एक प्रकार से आप जाओगे तो ये इसका लुत्फ उठा सकोगे। तो उत्तराखंड में ये सुविधा शुरू की जाएगी, पर्यटकों के लिए शुरू की जाएगी। तो भारत में पहली बार ऐसा होगा कि हिमालयन एयर सफारी शुरू की जाएगी। हिमालय के पर्वत जो हैं वो ऊपर से दिखाए जाएंगे, उत्तराखंड में ऐसा शुरू होगा। इसे जायरोकॉप्टर एयर सफारी पर्यटन कहा जा रहा है। क्लियर? चलिए, उत्तराखंड आया है, उत्तराखंड के बारे में बात करें तो देहरादून देखो, देहरादून इसकी विंटर कैपिटल है यानी शीतकालीन राजधानी है। गैरसैंण इसकी समर कैपिटल है यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। पुष्कर सिंह धामी बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं। भीमताल, नैनीताल, सप्तऋषि कुंड और माताताल, सातताल, लाकसताल ये सभी प्रमुख झीलें यहाँ पर हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम अब हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क अब हो गया है। इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क था, हेली नेशनल पार्क। और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कब स्थापित हुआ था? 1936 में स्थापित हुआ था, है ना, बनाया गया था। इसके अलावा अब रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम कर दिया गया है क्योंकि रामगंगा नदी के किनारे है। राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी पीक है। माना नीति, लिपुलेख ये प्रमुख दर्रे हैं। छपेली, छोलिया, हारुल, गढ़वाली, कजरी ये प्रमुख यहाँ के लोक नृत्य हैं। जिलों की संख्या 13 है। 13 जिलों के साथ ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। कब? 9 नवंबर को सन 2000 को ये अलग हुआ था। 27वें भारतीय राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। 70 विधानसभा में सीटें हैं, 5 लोकसभा में और 3 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती हैं। अगला, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो देखो, फीफा क्लब विश्व कप जैसे होता है एक फीफा वर्ल्ड कप, दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप माना जाता है फीफा वर्ल्ड कप, ऐसे ही अब फीफा क्लब विश्व कप होता है। तो फीफा वर्ल्ड कप के वो तो होता है देश के बीच में, क्लबों के बीच में जो बहुत सारे क्लब आप सुनते हो ना, या मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल वगैरह वगैरह, ठीक है। तो फीफा क्लब के बीच में वर्ल्ड कप होता है तो उसे फीफा क्लब विश्व कप कहते हैं। फीफा के द्वारा ये भी आयोजित करा जाता है, लेकिन ये क्लब्स के बीच में होता है। क्लब्स में क्या फ़ायदा है कि कोई देश का कोई भी खिलाड़ी हो वो दूसरे क्लब से या तीसरे क्लब से जिससे भी उसका बन जाए बात, हार्दिक पांड्या की तरह, और पैसा मिल जाए वहाँ पे वो खेल सकता है, ठीक है। आईपीएल जैसा होता है, तो ऐसे ये भी होता है। तो फीफा ही इसे कराता है। तो ये फीफा क्लब विश्व कप होता है। इस बार किसने जीता है? मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। इस बार इसने जीता है और ये पहला है, ठीक है ना। इसका पहला ये खिताब है, पहली जीत है इसकी मैनचेस्टर सिटी की। क्यों? क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इसके इवेंट हुए नहीं, अभी 20वां ही इवेंट था इस बार, तो इसको जीत लिया है मैनचेस्टर सिटी ने। तो देखो, ये इसका कौन सा संस्करण था? 20वां। 12 से 22 दिसंबर तक आयोजित हुआ। कहाँ पर? सऊदी अरब के जेद्दाह में। सऊदी अरब वगैरह ना खूब खेल टूर्नामेंट का आयोजन ले रहे हैं अपने यहाँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर आ सकें। और देखो, विजिट सऊदी जो है इसी को इसका स्पॉन्सर भी बनाया गया था, टाइटल स्पॉन्सर। तो मैनचेस्टर सिटी ने किसको हराया? फ्लुमिनेंस को हराया। फ्लुमिनेंस भी एक टीम है, 4-0 से इसको फाइनल में हराया है। ये इसका पहला खिताब था। फीफा के बारे में बात कर लेते हैं। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। आई रिपीट, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना हुई थी 1904 में। कहाँ पर हुई थी? पेरिस में हुई थी। पेरिस कहाँ पर पड़ता है जी? वहीं पर जहाँ पर आईफल टावर है। तो स्थापना तो वहाँ हुई थी, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। कौन है? गियानी इन्फेंटिनो है इसके अध्यक्ष। इन्फेंटिनो ये इसके अध्यक्ष हैं फीफा के। क्लियर है जी? आगे, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किसके रिपोर्ट पर असहमति जताई है, जिसमें कहा गया है कि 2028 में भारत पर कर्ज जीडीपी का 100% हो जाएगा। ये एक रिपोर्ट निकल करके आई। ये रिपोर्ट बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा
कोष के द्वारा, संगठन के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ये बताया गया है कि भारत पर जो कर्ज है, जो लोन है, उधार है, वो 2028 तक बढ़ करके जीडीपी का 100% हो जाएगा। मान लो जैसे जीडीपी है अपना x, तो ये x ही उधार भी हो जाएगा, जितना जीडीपी है उतना का उधार रहेगा, ये कहा आईएमएफ ने। लेकिन इस बात को खारिज कर दिया है अभी वित्त मंत्रालय ने। वित्त मंत्रालय ने इनके रिपोर्ट पर असहमति जताई है। इन्होंने कहा है कि आईएमएफ जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इसने जो ये रिपोर्ट जारी की है, डाटा जो दिया है, ये सही नहीं है। होता क्या है ना, सरकार के पास ये अधिकार भी होता है कि वो कोई भी डाटा को रिजेक्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि असली जो एक्चुअल डाटा है वो तो सरकार के पास होता है। तो जब भी कोई रिपोर्ट पब्लिश करती हैं थर्ड पार्टी जो भी होती हैं संस्थाएं, तो वो अपने हिसाब से अपनी सर्वे के हिसाब से जारी करती हैं। सरकार जब चाहती है तो बोल देती है कि नहीं, ये वाला सही नहीं है, हमारे पास ये डाटा है, आप लोग ये तर्क लो, ये डाटा सही है, वो वाला सही नहीं जो आप बता रहे हो। ऐसे ही यहाँ पर वित्त मंत्रालय ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी कहा है। इन्होंने क्या कहा है कि ये जीडीपी का 100% कर्ज जो हो जाने की बात कर रहा है आईएमएफ, ये सही नहीं है। इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि ये भारतीय रुपये में है। भारतीय रुपये में जो कर्ज है, जो 100% है, वो भारतीय रुपये में है। और रुपया जो है वो आप जानते हो कि जैसे कि अभी के टाइम देखो तो $1 बराबर कितना है? $1 बराबर है 83 रुपये। तो इस हिसाब से अभी ये जो मौजूदा कर्जा है वो भारतीय रुपये में है, इसलिए कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये कर्जा 2022-23 में घट करके 81% हो गया है, ये कहना है वित्त मंत्रालय का। लेकिन आईएमएफ ने क्या कहा था कि 2028 तक अगर इसी प्रकार से लोन लेते रहे तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी भारत की, है ना। 2028 तक देश पर 100% कर्जा हो जाएगा। ठीक है जी। देखो, अब आप सोचोगे कि हम तो बनने वाले थे तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, ये क्या बात निकल करके आई, वो भी 2028 में। 2027 में बात कर रहे हैं सब लोग कि तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकते हैं। तो देखो, ये बात इकोनॉमी वाली नहीं है। इकोनॉमी तो ठीक है, वो बनते ही हैं, लेकिन उधार भी होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सबसे, जैसे अमेरिका है, अब आप सोचो कि अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी है, क्या उस पर लोन नहीं है? नहीं, उस पर भी लोन है, उसने भी उधार ले रखा है। हर सरकारों के ऊपर उधार है ना। चलिए, तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। अगर आईएमएफ के बारे में बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में है। और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी अध्यक्ष हैं। कहाँ पर लिखें? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी अध्यक्ष हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी अध्यक्ष हैं। और जो गीता गोपीनाथ हैं वो दूसरी सबसे बड़ी वो हैं, इनके लीडर कह सकते हो। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा उपाध्यक्ष कह सकते हो उनको। किताब जो है अमेज़न पर ऑर्डर करिए जा करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर अमेज़न पर जाकर सिंपली MJT बुक लिख करके सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जो लास्ट में शाम को क्लासेस चलती हैं उसकी PDF यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर भेजी जाती है। कल मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, अर्जुन पुरस्कार 2023 के लिए कितने लोगों को दिया गया? तो ये 26 खिलाड़ियों को दिया गया है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री रहे? तो ये 3 बार रहे। एक बार 13 महीनों के लिए, एक बार 13 दिन के लिए, और एक बार पूरा कार्यकाल पूरा किया था इन्होंने। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है यूनेस्को ने किस शहर को म्यूजिक सिटी का खिताब दिया था। इसके अलावा तानसेन निम्न में से किस शासक के दरबारी कवि थे? दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता होगा डिटेल में ज़रूर आंसर करना। इन क्वेश्चंस के आंसर को मैं देखना पसंद करूंगा कि आप लोग बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन करके लिखते हो। तो MJT एजुकेशन व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कीजिए, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पर आपको ऑनलाइनर दिया जाता है, डेली आपको क्लियर रिवीजन कर सकते हो मात्र 1 मिनट में। इसकी क्विज और PDF सॉल्व करना है तो आप हमारे MJT ऐप से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आपको PDF डिटेल में मिलेगी, मंथली वगैरह भी, डेली की क्विज वगैरह सब कुछ आपको मिलता है फ्री में। आप हमारे पेड बैचेज वगैरह लेना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मैं मिलूंगा आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।